हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माफियाज इनोसेंट मिस्टेक सीजन 2 पेनफुल लव लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। दिन बीत जाते हैं, दिन हफ्तों में तब्दील हो जाते हैं। ईबो का कोई भी पता नहीं चलता। जैन ने आखिरी बार ईबो को एयरपोर्ट पे ही देखा था। उसके बाद जैन ने न ईबो की कोई खबर सुनी, न ईबो का चेहरा देखा। ईबो जैसे कि जैन की ज़िंदगी से गायब हो गया। जैन हमेशा ईबो को याद करती है। हालांकि वो घर के किसी भी सदस्य को ये नहीं दिखाती कि उसे ईबो की याद आ रही है। वो हमेशा उनके साथ अच्छे से बात करती है। जो वो कहते हैं जैन चुपचाप करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ईबो की एक तो याद आती है और ईबो की चिंता होती है। पता नहीं ईबो कैसा है, ईबो क्या कर रहा होगा। जैन 24 घंटे बस ईबो के बारे में ही सोचती रहती है। ज़्यादातर जैन अपना टाइम गार्डन में ही बिताती है। गार्डन में बैठकर जैन ना काफ़ी ज़्यादा शांत फील करती है। डैलिन भी जैन को फोर्स नहीं करता है। जो जैन को अच्छा लगता है वही जैन करती है। और डैलिन ने सभी को कह दिया है, जैन जो करना चाहे उसे रोकना मत। जैन ईबो को भूल जाए, डैलिन बस इतना ही चाहता है। इसलिए डैलिन डिसाइड करता है, जो उनकी शादी कुछ दिनों में होने वाली थी, डैलिन उसे कुछ और हफ्तों के लिए ना टाल देता है, ताकि जैन के दिलो दिमाग से ईबो हमेशा के लिए चला जाए। वो जैन को वक्त देता है ताकि जैन अपने आप को संभाल सके। जैन को किताबें पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। डैलिन को इस बारे में अच्छे से पता है, इसलिए वो जैन के लिए अलग से एक लाइब्रेरी बनवाता है। जैन को जो किताब अच्छी लगे वो पढ़ सकती है। वो लाइब्रेरी जैन के लिए ही बनाई गई है। काई भी कोशिश करता है कि वो जैन को अपने साथ घुमाए फिराए, जैन उनके साथ घुल मिल जाए। नैनी भी हमेशा चाहती है कि जो जैन है वो हमेशा खुश रहे, वो काम में बिजी रहे। इसलिए हर बार वो जैन को कोई ना कोई टास्क देती है ताकि जैन ना बिजी रहे। हर बार जो नैनी उसे कहती है जैन हमेशा वही करती है। दिन ब दिन ऐसे ही बीता जाता है। जैन को ना अपनी फैमिली जैसा फील होता है। जैन हमेशा अकेली रही। उसके पास फैमिली के नाम पर कुछ भी नहीं था। ताउम्र जैन जिसे अपनी फैमिली समझती थी, उन्होंने जैन को उम्र भर कमरे में बंद करके रखा था। ईबो ने जैन को आज़ादी तो दी थी, लेकिन एक हद तक दी थी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन डैलिन और काई, उन लोगों ने जैन को पूरी आज़ादी दी। जो जैन चाहती है वही होगा। धीरे धीरे जैन को भी अब एहसास होता है, काई और डैलिन वो दोनों उसके लिए सेफ है। जब तक वो दोनों उसके साथ है, जैन को कुछ भी नहीं होगा। जैन उन पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकती है। डैलिन का जैन की ज़िंदगी में होना जैसे कि गॉड फादर का होना। जो जैन मांगती है डैलिन उसे देता है। और काई का होना जैसे कि जैन की ज़िंदगी में उसका भाई है। काई कभी भी जैन को ना अकेला नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि अगर जैन चुपचाप कुछ सोच रही हो तो काई उसे वो सोचने भी नहीं देता। काई हमेशा नोटी हरकतें करके जैन को हंसाता रहता है। दाई माँ जिस तरह डैलिन और काई से माँ के जैसा प्यार करती है, वो उसी तरह जैन से भी प्यार करती है। जैन की ज़िंदगी में जो खालीपन था माँ का, वो भी भर जाता है। जैन अपनी फैमिली में ना खुश होती है, लेकिन बस एक ही कमी होती है, वो थी ईबो की कमी। इस कुछ टाइम में ना जैन बहुत बार डैलिन के पास गई ताकि वो डैलिन से ईबो के बारे में बात कर सके। वो उसे कहे कि उसे ना एक बार उसे ईबो की आवाज़ सुनी है, उसे ईबो की बहुत याद आ रही है। लेकिन जब भी वो डैलिन का चेहरा देखती है ना, उसे याद आता है कि ईबो ने खुद उसे डैलिन को सौंपा है। इसी वजह से होंठों पर आए हुए अल्फाज जैन हमेशा वापस ले लेती है। सुबह सवेरे सभी लोग डाइनिंग टेबल के पास बैठे हुए थे, सिवाय डैलिन के। जैसे ही डैलिन डाइनिंग टेबल के पास आता है तो वो देखता है सभी लोग हैं, लेकिन जैन नहीं है। तो वो दाइमा से कहता है, दाइमा जैन अभी तक नहीं आई, वो अभी तक सो रही है क्या? तभी जो दाइमा है वो उसे जवाब में कहती है, अरे नहीं, वो तो कब की जाग गई। वो अंदर किचन में हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। ये बात सुनते ही जो डैलिन है वो उसे कहता है, ब्रेकफास्ट बना रही है? क्यों, सर्वेंट्स नहीं है क्या? इतने सारे सर्वेंट्स के होने के बावजूद भी जैन ब्रेकफास्ट बनाएगी? तभी जो दाइमा है वो उसे कहती है, अरे मैंने तो कहा था। लेकिन जैन के सर पे भूत सवार हो गया। सबसे पूछ रही है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है? आज मुझे ब्रेकफास्ट खुद बनाना है तो मैं क्या करूँ? मैंने बहुत बोला, उल्टा उसने मुझे किचन से बाहर निकाला और यहाँ पर बिठा दिया और मुझसे कहा कि आपको क्या अच्छा लगता है। डैलिन जो है ना वो चुपचाप किचन की तरफ चला जाता है। जैसे ही डैलिन किचन के अंदर पहुंचता है, लाइन में सभी जो सर्वेंट्स थे वो खड़े थे। डैलिन को देखकर वो सभी ना रेस्पेक्ट में बो डाउन करते हैं।
फिर डैलिन जो है वो जैन की तरफ देखता है कि वो गैस पर ना कुछ पका रही थी। जैन जो है वो गैस के ऊपर ना ब्रेकफास्ट बना रही थी। जैन ने लंबा सारा गाउन पहना हुआ है जिसके ऊपर छोटे छोटे से क्यूट से फ्लावर्स बने हुए थे। जैन के बाल खुले हैं, बस सामने के कुछ बालों को उसने पीछे से ना बंद कर दिया था, बस थोड़े बहुत ही बाल उसके चेहरे पे थे। जैन ने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ है। इन कुछ टाइम से ना जैन काफ़ी ज़्यादा खाना खाने लगी, उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है और उसका इस वजह से ना वज़न भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है। जैन दिखने में अब काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है, बिल्कुल मम्मा जैसी। तो जो जैन है जिसने बड़ा सा स्पेक्स अपनी आँखों में पहना हुआ है, तो वो डैलिन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए उससे कहती है, अरे डैलिन तुम्हें क्या पसंद है, बोलो मैं तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी। तो डैलिन उससे कहता है, इतने सारे नौकर हैं, ये लोग खुद बना लेंगे जैन। तभी जैन उसे कहती है, नहीं आज मेरा मन कर रहा था, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैंने सबका पसंदीदा खाना बना लिया है, अब तुम रह गए हो, तुम बताओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी मैं। तो डैलिन उसे कहता है, जो तुमने बनाया मैं वही खा लूँगा। जैन उसे कहती है, अरे नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगता है मुझे बस वही जाना है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तभी जो जैन है वो उसे फोर्स करके कहती है। डैलिन ने आज जैन को काफ़ी दिनों के बाद इतना खुश देखा, इसलिए डैलिन जो है वो थोड़ा बहुत जैन को चिढ़ाते हुए कहता है, अगर अब तुम चाहती ही हो तो कोई बात नहीं है, बस मेरे 10-15 डिमांड्स है उसे पूरा कर दो। डैलिन जो है ये कहने के बाद वो पूरा लिस्ट देता है। जैन की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो लिस्ट सुनती है कि उसको क्या क्या पसंद है। सारे मुल्कों के एक एक डिशेस ना वो जैन के सामने रख देता है, उसको क्या क्या खाना है। जैन जो है फिर वो गला साफ करती है और डैलिन से कहती है, हाँ डैलिन, इसको पकाते हुए तो 2 दिन लग जाएंगे, कुछ सिंपल सा एक ही बोल दो। तभी डैलिन मुस्कुराते हुए उसे कहता है, अभी तो तुमने कहा था तुम्हें खाना पकाना है, तो अब मैंने दिया ना। तो वो उसे कहती है, हाँ पर बस एक बोल दो, अभी मॉर्निंग है, कितना काम बाकी है, तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा। तो जो डैलिन है मुस्कुराते हुए उसके पास आता है, फिर उसके दोनों कंधों पर ना हाथ रखकर उससे कहता है, जैन जितना तुमने बनाया है ना इतना काफ़ी है, अब चलो तुम, हम लोगों को ब्रेकफास्ट करना है। जैन जो है वो उसे फोर्स करती है, नहीं इसको अभी और बनाना है। तो जो डैलिन है वो जैन का हाथ पकड़ता है, उसको अपने साथ ले जाता है। फिर वो सर्वेंट से कहता है, मैडम ने जो खाना बनाया है उसे टेबल पे लेकर आओ और जो बच्चा कुचा है उसे खुद बनाना। ये कहने के बाद डैलिन जैन को अपने साथ लेकर चला जाता है। जैसे ही वो लोग डाइनिंग एरिया आता है उसके बाद फिर वो लोग बैठकर बातें करते हैं। तब तक सर्वेंट्स भी ना ब्रेकफास्ट लेकर आ जाते हैं। सर्वेंट्स सर्व कर रहे होते हैं और जो डैलिन है वो जैन से कहता है, जैन मुझे तुमसे कुछ दिनों से बात करनी थी। जैन जो है वो हाँ में नॉड करती है। फिर जो डैलिन है वो जैन से कहता है, देखो जैन, मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है, मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें हमारी परिवार के बीच में हो। ये कहने के बाद जो डैलिन है वो सर्वेंट्स की तरफ देखता है और उन्हें जाने का इशारा देता है। जैसे ही सर्वेंट डैलिन का इशारा देखते हैं तो वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वो किचन में जाते और किचन का दरवाज़ा ही बंद करते, क्योंकि उन्हें डैलिन का इशारा समझ में आ जाता है कि डैलिन ने कहा है किचन में जाओ और दरवाज़ा बंद करो, ताकि वो लोग डैलिन की बात ना सुने। फिर जो डैलिन है वो जैन से कहता है, देखो जैन, तुम अपने घर में रह रही हो, मैं काम करता हूँ, काई काम करता है, क्योंकि हमारे पिताजी का दिया हुआ तोहफा है। हमें हमारे पिताजी का बनाया हुआ बिजनेस इसे कंटिन्यू करना है, इसे एक्सटेंड करना है। हम दोनों अपना बेस्ट देते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारा है, इसलिए क्योंकि ये हमारे पिताजी की मेहनत है। पिताजी को हम लोगों ने बचपन से देखा है कि वो कितनी मेहनत करते हैं। पिताजी का सपना था कि तुम इस घर में आओ, अपनी जिम्मेदारियों को लो। जैन, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बस किचन में खाना पकाती रहो या बस लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिस भी जाओ। ऑफिस का नाम सुनते ही जैन उसे कहती है, ऑफिस? पर तुम दोनों तो जाते हो, मैं वहाँ क्या करूँगी? तभी जो डैलिन है वो उसे कहता है, देखो जैन, तुम्हारे लिए ये नया नहीं है, तुम पहले भी हॉस्टल में डायरेक्टर रह चुकी हो। ये बात सुनते ही काई जो है वो जैन की तरफ देखकर उसे कहता है, डायरेक्टर? जैन, क्या तुम डायरेक्टर थी? बस काई ने बोलना शुरू कर दिया। अब वो उसे टीज करना शुरू करता है। काय की बात सुनते ही जैन समझ जाती है, बस अब जो काय है वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो जैन जो है वो बोलती नहीं है, बस हाँ में नॉट करती है, क्योंकि जैन को पता है अगर उसने एक भी अल्फाज बोल दिया काय उसे छोड़ेगा नहीं। जैन जैसे ही अपना सर हाँ में नॉट करती है तभी काय उसे बोलता है, अरे वाह दाइमा, मुझे तो पता ही नहीं था हमारे बीच में डायरेक्टर है। वैसे जैन, तुमने कौन सी मूवी डायरेक्ट की है? ये बात सुनते ही डैलिन काय की तरफ गुस्से से देखता और उसे कहता है, मैंने कहा हॉस्पिटल की डायरेक्टर, फिल्म की डायरेक्टर नहीं।
तभी जो काय है वो दोबारा जैन की तरफ देखकर उसे कहता है, अरे जैन तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो। जैन सर झुकाए हुए ना अपनी प्लेट की तरफ देखती है। फिर जो काय है वो उसे कहता है, अच्छा मूवी में हॉस्टल भी था, समझ गया। आज मुझे पता चला तुम बार बार घर को इतना घूर के क्यों देखती थी। तुम शायद घर का एंगल ले रही थी। वैसे जैन नेक्स्ट मूवी कब बना रही हो? अगर बनाओगी तो मेरी तरफ भी ध्यान देना, मैं काफ़ी हैंडसम हूँ दिखने में। और रही बात हीरोइन की, बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और रही बात हीरोइन की, उसकी टेंशन मत लो जैन, मेरी ज़िंदगी में इतनी सारे हीरोइंस आई हैं, अब तुम्हें बस सिलेक्ट करनी है। तभी डैलन काय से कहता है, काय क्या तुम चुप हो सकते हो? हर बार तुम्हें मजाक सूझती है। मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हें बस मजाक सूझ रही है। डैलन ना बड़े गुस्से से कहता है। जैन भी ना चुपचाप डैलन की तरफ देखती है। फिर काय भी चुप होकर जैन की तरफ देखता है। फिर जो डैलन है वो जैन से कहता है, जैन देखो तुम काय से उम्र में बड़ी हो, तुम काय से 2 साल बड़ी हो। काय जो है वो हाँ में नोट करता है। जैन काय की तरफ ही देख रही थी। फिर डैलन से कहता है, इस घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, उसके बाद तुम और उसके बाद काय। काय हाँ में नोट करता है। जैन काय की तरफ ही देख रही होती है। तभी जो डैलन है वो गुस्से से काय की तरफ अपनी निगाहें फेरता है और जैन से कहता है, इसीलिए जिस तरह मैंने इस बंदर को बिजनेस सिखाया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी बिजनेस सीखो, ये तुम्हारा हक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बस घर में ही बैठी रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कारोबार को संभालो, तुम्हें पता चले कि हमारा कारोबार है क्या, हम काम क्या करते हैं। तभी जो जैन है वो से कहती है, मगर मैंने ज़िंदगी में बस एक बार गोली चलाई है, मैं किसी की जान ले नहीं सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये बात सुनते ही डैलन जो है वो मुस्कुराते हुए जैन से कहता है, अरे जैन मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें किसी का मर्डर करना है, तुम्हें बस ऑफिस का काम संभालना है। हमारा माफिया का बिजनेस तो है लेकिन वो अंडरग्राउंड है। दुनिया के नज़र में हमारा अपना अलग बिजनेस है। हमारा बिजनेस हर मुल्क में फैला हुआ है। हमारा हर एक टाइप का बिजनेस है। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वहाँ जा सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम घर में बैठी ना रहो। जैन जो है वो डैलन से कहती है, अच्छा तो अब मुझे क्या करना है डैलन? तो जो डैलन है वो उसे कहता है, अभी के लिए तुम ब्रेकफास्ट करो और इस बंदर की तरफ मत देखो। ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम मेरे साथ ऑफिस जा रही हो। जैन जो है वो हाँ में नोट करती है। उसके बाद फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन जो काय है वो जैन की तरफ ही देख रहा होता है। काय ब्रेकफास्ट नहीं करता, सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जो जैन है वो नोटिस करती है कि काय ना उसी को घूरे जा रहा है। जैन जो है ना वो गुस्से से अपना हाथ टेबल पे मारती है। ठप की आवाज़ से ना सभी लोग जैन की तरफ ही देखते हैं। डैलन जो है वो जैन की तरफ देखता है कि इसको क्या हो गया। तभी जो जैन है वो गुस्से से काय की तरफ देखकर उसे कहती है, तुम्हें क्या ब्रेकफास्ट नहीं करना है? तुम मुझे घूरे क्यों जा रहे हो? तभी डैलन भी ना काय की तरफ देखते। तो जो काय है वो जवाब में जैन से कहता है, अरे मैं तो बस इमेजिन कर रहा था, तुम ऑफिस में बैठी हुई हो, तुम बॉस हो और मैं तुम्हारे बगल में फाइल लेकर खड़ा हूँ और मैं तुमसे बात पे कह रहा हूँ, मैडम इधर साइन करिए, मैडम उधर साइन करिए। ये बात सुनते ही जो डैलन है ना उसके मुंह से हंसी छूट जाती है और जैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये अब मुझे टीज़ करेगा। तो जो जैन है वो डैलन की तरफ देखकर उसे कहती है, मैं ऑफिस आऊँगी लेकिन इस बंदर को मेरे आसपास भी मत रखना वरना ये कोई काम नहीं करने देगा। तो जो डैलन है वो उसे कहता है, ठीक है जो तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, एक बार तुम ऑफिस तो आओ, बाकी बातें ऑफिस में ही होंगी। जैन जो है वो करती है। उसके बाद फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में जाते ताकि वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाए। तैयार होने के बाद डैलन और काय जो है वो लिविंग एरिया में ना जैन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैन जो है उसे ऑफिस जाना है तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो क्या पहनेगी। तो जैन जो है वो बिल्कुल डैलन की तरह ही कपड़े पहनती है। वो ब्लैक कलर का फॉर्मल सूट पहनती है, ब्लैक हील्स पहनती है। उसके अब धीरे धीरे बाल भी अब लंबे होने लगे थे तो वो अपने बालों को बिना अच्छे से बांध लेती है। वो इस बार अपने चेहरे पे हल्का सा मेकअप नहीं करती। उसकी होंठों पे डार्क लिपस्टिक होती है। वो अपनी आंखों पर थोड़ा बहुत स्मोकी शेड देती है। इन दिनों वजन बढ़ने की वजह से जैन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा ना अट्रैक्टिव लग रही थी। जैसे ही जैन तैयार होकर आती है तो वो सीधे लिविंग एरिया पहुंचती है। जैसे ही जैन लिविंग एरिया पहुंचती है डैलन की आंखें बड़ी हो जाती है, काय भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो जो जैन है वो उन दोनों से कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ? तभी जो डैलन है वो से कहता है, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था जैन तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो, थैंक यू सो मच।
दूसरी ओर काय उसे कहता है, मैडम चलिए, आप मेरी बॉस हो। ये बात सुनते ही जो जैन है वो काय के बाल पकड़कर उसके खींच कर वहाँ से लेकर चली जाती है। वो तीनों फिर एक ही गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। जो मैनेजर है वो कार का दरवाज़ा खोलता है तो एक एक करके वो तीनों ना बाहर आते हैं। जैसे ही जैन बाहर आती है तो वो अपने सामने बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को देखती है। जैन की आंखें बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी बिल्डिंग। तो जो डैलिन है वो जैन से कहता है, जैन चलो। जैसे ही जैन अंदर जाती है तो जैन देखती है दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में ना बड़ी सी दो लाइनें थी। सभी एम्प्लॉयज़ ना लाइन में खड़े थे और सभी के हाथों में ना फ्लावर बुके थे। सभी जैन का वेलकम करते हैं। पहले से ही डैलिन ने सब कुछ तैयारी करके रखी थी। जैसे ही जैन उन लोगों को देखती है और एक एक करके सभी रेस्टोरेंट में बो डाउन करके जैन को ना फ्लावर्स दे रहे होते हैं। जैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो डैलिन की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। तभी डैलिन उसे कहता है, जैन आज तुम्हारा पहला दिन है ऑफिस में, हम लोग तुम्हारा वेलकम करते हैं। जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। वो चुपचाप फ्लावर्स ले रही होती है और रेस्पेक्ट में ना बो डाउन करती है। कुछ देर के बाद जैन, डैलिन और काय और मैनेजर वो चारों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। अभी वो लिफ्ट में ही होते हैं तो अभी जो मैनेजर है ना वो डैलिन की तरफ देखकर उसे कहता है, बॉस आपने जो ऑर्डर दिया था कि कैबिन को तैयार करना है, कैबिन रेडी है सर। जैन जो है वो चुपचाप ना सुन रही थी। जैन को रियलाइज़ होता है कि जो डैलिन है उसने पहले से ही सारी तैयारियां करके रखी थी, यानी कि डैलिन को पता था कि जैन ज़रूर आएगी। जैन चुपचाप ना डैलिन की तरफ देख रही होती है, लेकिन डैलिन ना जैन की तरफ नहीं देखता। कुछ देर के बाद फाइनली जैसे ही वो जैन के कैबिन के अंदर आते हैं, जैन जो है ना वो अपने कैबिन को एक नज़र दौड़ाती है। तो अभी डैलिन जैन से कहता है, जैन ये रही तुम्हारी चेयर, जाओ और अपनी चेयर पे बैठो। जैन जो है चुपचाप जाकर चेयर पे बैठती है। चेयर पे बैठने के बाद जैन को अपने हॉस्टल का ना वो कैबिन याद आता है। तभी जो डैलिन है वो उसे कहता है, जैन तुम्हें ऑफिस कैसा लगा। तो जो जैन है वो उसे कहती है, ऑफिस बहुत ही खूबसूरत है, मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा ऑफिस होगा। जैन के साइड में जो दीवार होती है वो कांच की होती है, वो आर पार देख सकती है। तो जो डैलिन है वो उसे कहता है, जैन इस तरफ का जो तुम ऑफिस देख रही हो ये मेरा ऑफिस है, और तुम्हारे इस तरफ वाला जो ऑफिस है ये काय का ऑफिस है। तभी जो काय है वो उसे कहता है, मैडम आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका नौकर आपके सामने है, आप अगर चाहो तो मैं यहीं पर अपना टेबल लगा सकता हूँ। तो जैन जो है वो उसे कहती है, ज़रूरत नहीं है, तुम अपने ऑफिस में ही बैठो। ये कहने के बाद जो डैलिन है वो मुस्कुरा कर उसे कहता है, ठीक है जैन, कुछ देर के बाद यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारी सेक्रेटरी आएगी, वो तुम्हें सारा काम समझा देगी, अब हम लोगों को भी चलना चाहिए। ये कहने के बाद डैलिन और जो काय है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो जैन है वो चुपचाप अपनी ऑफिस को देखती है। जैन को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने बिजनेस की ना मालकिन होगी। इतने बड़े ऑफिस में बैठने के बावजूद भी जैन को बार बार अपने हॉस्टल का ना ऑफिस याद आता है। जैन ने काफ़ी टाइम वहाँ पर बिताया था। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ जैन ने खुद से वहाँ पर रखी थी। जैन को जैसे ही अपना पुराना ऑफिस याद आता है तो उसकी आंखें भर आती है, क्योंकि उसे याद आता है जब उसने पहली बार ईबो को हॉस्टल में देखा था, वो किस तरह ईबो की ना केयर करा करती थी। जैन उन दिनों को ना बहुत मिस करती है। उसे याद आता है कि वो खुद ईबो को ना खाना भी खिलाया करती थी। जैन सोचती है कि काश पल वहीं पर रुक जाते तो कितना अच्छा होता, जैन के पास ईबो होता, सब कुछ होता। जैन उन दिनों को याद कर रही होती है, उसकी आंखों से ना आंसू बहते हैं। जैन अपनी आंखों से आंसू पोंछती है। आंसू पोंछते हुए जैन जो है वो अपने साइड में देखती है तो वो देखती है डैलिन उसे देख रहा है। उसके बाद जो डैलिन है वो टेबल पे जो फ़ोन रखा है उसे उठाकर जैन को कॉल करता है। जैन के फ़ोन पे जैसे रिंग जाती है तो जैन जैसे ही फ़ोन रिसीव करती है तभी जो डैलिन है वो उसे कहता है, जैन रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पे भरोसा करो। जैन जो है ना वो बस हम करती है। उसके बाद फिर डैलिन जो है वो फ़ोन रख देता है। कुछ देर के बाद जैन की जो सेक्रेटरी है वो भी आ जाती है। फिर वो सारा काम जैन को समझाती है। जो सेक्रेटरी जैन के लिए डैलिन ने सिलेक्ट की थी उस सेक्रेटरी को सब कुछ पता है, इनका अंडरग्राउंड का जो बिज़नेस है वो भी, और जो कॉर्पोरेशन का बिज़नेस है वो भी। वो जैन को सारा काम बताती है कि इनके कितने ब्रांड्स चल रहे हैं और जो जैन है उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैन जो कहेगी वही काम होगा। तो जो जैन है वो सेक्रेटरी से कहती है कि उसे सारे ब्रांड्स का ना लिस्ट चाहिए, पहले वो सब कुछ देखेगी, उसके बाद ही फिर वो कोई जवाब देगी। सेक्रेटरी हाँ में नोट करती है और फिर फाइल ना जैन को देती है। जैसे ही जैन फाइल खोल कर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है,
क्योंकि जितने भी ब्रांड्स का नाम था वो सारे ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस ब्रांड्स थे। तो जो जैन है वो चुपचाप सेक्रेटरी की तरफ देखती है और फिर मन में ही सोचती कि अब मैं क्या करूं, मैं किस ब्रांड को सिलेक्ट करूं, मैं क्या करूं। तभी सेक्रेटरी ना मुस्कुराते हुए जैन से कहती है, मैडम आप घबराइए मत, आपको जो अच्छा लगेगा आप वही काम करिए। बॉस ने कहा है जो आपको अच्छा लगेगा आप वही करेंगी। जैन जो है फिर वो कुछ ब्रांड्स को सिलेक्ट करती है। तो जो सेक्रेटरी है वो उसे कहती है, जी मैडम जो आपको अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है। दिन ऐसे ही बीते जाते हैं। जैन धीरे धीरे काम सीख जाती है और जैन को ना काम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। उसे अच्छा लगता है कि उसके पास इतने सारे काम हो। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है जब भी वो फाइल्स को देखती है। जैन का बिहेवियर भी दिन ब दिन अब चेंज होने लगा था। जहाँ जैन ना बहुत बोला करती थी, हंसती थी, खेलती थी, अब जैन ना थोड़ा बहुत सीरियस होने लगी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था। कोई भी नोटिस नहीं करता क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि शायद काम की वजह से ही जैन में इतनी ना तब्दीलियाँ आई है। जब बात खाने की हो, जैन के लिए खाना घर से ही आता है। जैन ने स्पेशली सर्वेंट से कहा है कि उसके लिए लंच घर से ही आएगा। खाली उसके लिए ही नहीं, डैलिन और काई सबके लिए खाना घर से ही आएगा। जैन का खाना ना अलग से ही बनता है। जैन पहले 2 लोगों का खाना खाया करती थी, अब वो उससे भी ज़्यादा खाना खाती है। उसे कोई नहीं रोकता, जो उसे अच्छा लगता है वो वही करती है। लेकिन जब भी जैन की किसी भी चीज़ की क्रेविंग होती है ना, तो वो उसे कुछ भी कीमत पे चाहिए। कभी कभी वो ऑफिस का काम छोड़कर डैलिन के पास जाती है और उसे कहती है उसको आइसक्रीम खानी है। और अगर डैलिन उसे कहेगा कि वो बिजी है, किसी और से कहे, तो वो डैलिन को डांट देती है। उससे कहती है मुझे अभी ही आइसक्रीम खानी है, अभी जाओ और मेरे लिए आइसक्रीम लाओ। हर बार ऐसा ही होता है। जैन कुछ ना कुछ मांगने के लिए डैलिन के कैबिन चली जाती है और डैलिन ना अगर मना भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैन को वो चाहिए ही चाहिए। जैन बच्चों की तरह ना ऐसे कूदना शुरू करती है, उससे कहती है नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। इस वजह से जो डैलिन है वो चुपचाप जैन की सारी बातें मानता है। इसी तरह लंच टाइम में घर से लंच आता है। डैलिन, काई और जैन वो तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने वाले होते हैं। जैन जो है वो सबको सर्व करती है। जब बात जैन की खुद की आती है तो जैन ना जितना डैलिन और काई ने खाना लिया उससे दुगना खाना वो अपने लिए रखती है। इतना खाना देखकर काई जो है ना वो मजाक में जैन से कहता है, जैन इतना खाना मत खाओ, ऑलरेडी फुटबॉल हो चुकी हो तुम। जैन जो है ना वो हंसते हुए ना चुपचाप खाना खाती है। लेकिन डैलिन एक चीज़ नोटिस करता है, जब भी जैन खाना खाती है ना उसकी हरकतें डिफरेंट होती है, जैसे कि जैन ने पहली बार कुछ खाया हो। डैलिन को ये अजीब सा लगता है। डैलिन ना बस ये सोच ही रहा होता है, तभी जो जैन है वो डैलिन से कहती है, डैलिन तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें कुछ और चाहिए? तभी जो डैलिन है वो से कहता है, नहीं नहीं तुम खाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी जैन जो है वो से कहती है, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हालांकि मैंने कुछ देर पहले नूडल्स भी खाए थे लेकिन फिर भी मुझे भूख लगी है। तभी जो डैलिन है वो से कहता है, कोई बात नहीं खाना खाओ, तुम्हें शायद काम की प्रेशर की वजह से इतनी भूख लग रही है। जैन जो है वो हाँ में नोट करती है और खाना खाती है। जैन खाना खा रही होती है, डैलिन ना चुपचाप उसी की तरफ देख रहा होता है। डैलिन का एक रूल है जो कि भाई ने ही अपने टाइम पर सेट किया हुआ था। जैसे जैसे भाई चलता था उसने डैलिन को वो सारे काम ना सिखाए। हमेशा से भाई दिन में ना अपने ऑफिस में ही रहता था। इवनिंग में जैसे ही ऑफिस के बाहर, जैसे ही फिर वो ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद फिर वो अपनी माफिया के जहाँ पर उसका गोडाउन है, जहाँ पर उसका ऑफिस है माफिया का, वहाँ जाया करता था। उसने कभी भी इन 2 चीज़ों को ना लिंक नहीं किया। डैलिन जो है वो बिल्कुल ही भाई जैसा ही है। भाई ने डैलिन को बिल्कुल अपनी परछाई बना के रखा, लेकिन अपने आप से कहीं ज़्यादा उसे स्ट्रॉन्ग भी बनाया। डैलिन बिल्कुल ऐसा ही करता है। दिन में वो अपने कॉर्पोरेशन का बिजनेस संभालता है, ऑफिस के बाद वो सीधे अपने अंडरग्राउंड वाले बिजनेस को संभालता है, जहाँ का ऑफिस सिर्फ उसे डैलिन या उसके आदमियों को ही पता है। जहाँ एक तरह से डैलिन के घर में धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था, वही माफिया वर्ल्ड में जो भाई के दुश्मन थे उन्हें डैलिन अब चुभने लगा। उन्हें लगा था डैलिन जो है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, वो डैलिन को आसानी से हटाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भाई ने अपनी जगह पर अपने से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को रखा है, जिसके खिलाफ वो लोग बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जब भाई के फ्यूनरल पर सबको बताया गया था कि डैलिन जो है वो भाई का बड़ा बेटा है। भाई के जितने भी दुश्मन थे पहले तो वो खुश थे कि भाई मर गया, अब कोई भी नहीं है उनके ऊपर, कोई भी अब किंग नहीं रहा। लेकिन डैलिन के बारे में सुनने के बाद उनकी जो नफरत थी, उनका जो गुस्सा था, अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। हालांकि वो हमेशा भाई के सामने अच्छा बनने का नाटक करते थे, लेकिन भाई को पहले से ही पता था कि जितने भाई के दोस्त नहीं है उससे कहीं ज़्यादा भाई के दुश्मन है। भाई को ये भी पता था
कि वो लोग बस भाई का जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि वो भाई का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग चाहते थे कि भाई जो है वो खुद से ही मर के चला जाए, और भाई की कोई औलाद नहीं है, तो उनका जो रास्ते का कांटा है वो खुद ब खुद हट जाएगा। इसलिए भाई ने सोचा था कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट करेगा, तो उसने जो डैलिन है उसे अडॉप्ट किया और साथ ही साथ काई को भी अडॉप्ट किया। भाई ने डैलिन को बिल्कुल अपनी जैसा ही बनाया है। जितने रूल जो कानून भाई के थे, वो सारे रूल और कानून वो बचपन से ही फॉलो करता आया है। जब बात माफिया की होती है तो जो काई है वो भी सीरियस हो जाता है। मस्ती मजाक तो उसका बस घर में ही होता है, बाकी का जो काम होता है उसमें जो काई है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। अगर काई का कोई गलती से भी दुश्मन बन जाता है तो काई उसे छोड़ता नहीं, और अगर किसी ने काई को गलती से भी गुस्सा दिला दिया या उसकी फैमिली मेंबर में से किसी को भी कुछ भी हुआ, काई जो है वो शॉर्ट टेम्पर टाइप का इंसान है। उसका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। वो गुस्से में बिल्कुल साइको जैसा बन जाता है। कभी कभी भाई भी उसे हैंडल नहीं कर पाता था। डैलिन जो है वो ऑफिस का काम खत्म करने के बाद सीधे अपने माफिया का जो अंडरग्राउंड ऑफिस है वहाँ चला जाता है। जैसे ही डैलिन उस बिल्डिंग के बाहर पहुँचता है, बाहर से तो बिल्डिंग ना सिंपल नॉर्मल सी लगती है, लेकिन डैलिन जो है वो चुपचाप बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद जहाँ दूसरे लोग एक तरफा जा रहे थे, लेकिन जो डैलिन है वो दूसरी ओर चला जाता है। जैसे ही वो चलते हुए एक दरवाजे के पास पहुंचता है, तभी जो उसका मैनेजर है वो दरवाज़ा खोलता है और जो डैलिन है और उसके साथ बाकी के लोग वो अंदर चले आते हैं। रूम के अंदर जाने के बाद डैलिन और उसके आदमी एक बड़े से ना कॉरिडोर से गुजरते हैं। कॉरिडोर के एंड पर एक सीक्रेट दरवाज़ा होता है। मैनेजर जो है फिर वो उस सीक्रेट दरवाजे को खोलता है। डैलिन जो है फिर वो उस सीक्रेट दरवाजे से अंदर चला जाता है, उसके साथ बाकी के लोग। अंदर जाने के बाद मैनेजर जो है वो अंदर से ही दरवाज़ा बंद कर देता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है तो कॉरिडोर में कोई भी दरवाज़ा फिर दिखाई नहीं देता। अंदर जाने के बाद जो डैलिन है फिर वो सीढ़ियों से नीचे आता है। जैसे जैसे वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था वैसे वैसे अंधेरा ना बढ़ता जा रहा था। फिर वो एक कॉरिडोर से गुजरता है जहाँ पर काफ़ी सारे ना बॉडीगार्ड्स खड़े थे। बॉडीगार्ड जैसे ही डैलिन को देखते तो वो रेस्पेक्ट में अपना सर ना बो डाउन कर दे। उसके बाद डैलिन फिर एक दरवाजे के पास आता है। जैसे ही डैलिन दरवाजे के पास आता है, दरवाज़ा ना ऑटोमेटिक खुल जाता है और डैलिन और उसके आदमी अंदर चले जाते हैं। अंदर ना जो डैलिन है उसकी माफिया का ना ऑफिस बना हुआ था। अंदर जाने के बाद जो डैलिन है उसके आदमी फैल जाते हैं और डैलिन सीधे अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। कैबिन के अंदर जाने के बाद डैलिन अपना कोट उतारता है, फिर वो अपनी चेयर पे बैठता है। जैसे ही डैलिन अपने सीट पे बैठता है, उसका जो मैनेजर है वो कुछ फाइलें लेकर उसके पास आता है। उसके बाद डैलिन अपनी माफिया का काम देखता है, कहाँ पर क्या क्या करना है। भाई के जाने के बाद सबको लगा था कि जो डैलिन है वो टिक नहीं पाएगा, लेकिन डैलिन ने ना सबको गलत ठहरा दिया। जितना भाई का बिजनेस था डैलिन ने अपनी मेहनत से और काई ने, उन दोनों ने उस बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। अपने पिता के दुश्मनों को मज़ा चखाने के लिए डैलिन ने बड़े आराम से सबके बारे में पहले पता किया, और उसके बाद जिस जिस मुल्क में उनका बिजनेस चलता है वहाँ पर जितने भी जो बंदरगाह है उन सबको खरीद लिया। बंदरगाह पर अब डैलिन का राज चलता है। अगर किसी भी माफिया को अपना जो सामान है उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो तो सबसे पहले उन्हें डैलिन को ना एक भारी भरकम पैसे भरने पड़ते हैं, तब जाकर डैलिन उन्हें इजाज़त देता है। दिन पर दिन उनका काम बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से उनके दुश्मनों के अंदर ना और ज़्यादा जलन और ज़्यादा उनके लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो किसी भी कीमत पर डैलिन को ना मज़ा चखाना चाहते हैं। वो अपना सारा गुस्सा जो कि भाई पर, डैलिन पर, उनके घर पर है, वो सारा ना उन पर उतारना चाहते हैं। बस वो लोग बस इंतज़ार में हैं, जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो डैलिन को नहीं छोड़ेंगे। माफिया वर्ल्ड में पार्टी करना आम सी बात है। जब भी मौका मिलता है तो वो लोग पार्टी करते हैं। पार्टी के नाम पर सभी अपने पार्टनर्स और जिनके बच्चे अब उम्र में बड़े हो गए हैं वो अपने बच्चों को भी लेकर आते ताकि वो माफिया वर्ल्ड में अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सके। इसी दौरान ना जो यंग जनरेशन होती है वो एक दूसरे से कांटेक्ट करती है, और अगर हो सके तो फ्यूचर में वो एक दूसरे के साथ ही रिलेशनशिप में भी रहते हैं। इस टाइप की पार्टीज हमेशा होती रहती है। आज तक जो डैलिन है वो कभी भी इस टाइप की पार्टी में नहीं आया, क्योंकि उसे कभी भी भाई ने इजाज़त नहीं दी कि वो माफिया की कोई भी पार्टी अटेंड करे। भाई के जाने के बाद ये पहली पार्टी थी जिस पार्टी में आज डैलिन जाने वाला है। डैलिन के साथ काई भी आने वाला है और उनकी बाकी की जो सिक्योरिटी है वो भी आने वाली है। पार्टी में हर एक मुल्क के लोग ना मौजूद होते हैं, सिवाय एक मुल्क का शख्स जो कि वैंग यीबो होता है। बस वही एक माफिया था जो आया नहीं था।
पार्टी चलती रहती है। तभी अचानक से डैलिन जो है वो अपनी सिक्योरिटी के साथ आ जाता है। डैलिन की एंट्री ही काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती है। भाई के जाने के बाद और डैलिन के दुश्मन बढ़ने के बाद उसकी जो सिक्योरिटी थी वो और ज़्यादा टाइट हो गई। जैसे ही डैलिन एक तरफ से गाड़ी से उतरता है तो दूसरी तरफ काई उतरता है, उनके साथ साथ उनका मैनेजर और टाइट सिक्योरिटी। सभी लोग ना उनको देख रहे होते हैं। वो दोनों भाई दिखने में जितने खूबसूरत हैंडसम, उतना ही उनका ऑरा भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। जो जो यंग जनरेशन आई थी वो सभी ना उन दोनों की तरफ ना घूर के देख रहे थे। लड़कियां बस उनको देखकर ना ब्लश हो रही थी। लेकिन जो डैलिन और काई है वो सीधे पार्टी के अंदर चले आते हैं। वो किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखते। पार्टी चल रही होती है। सभी लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। डैलिन और काई भी सोफे पे बैठे हुए कुछ माफिया डॉन के साथ बात कर रहे थे। तभी जो डैलिन के जो दुश्मन है उन लोगों को ना डैलिन चुपता है। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो बड़े बड़े माफिया डॉन है वो लोग डैलिन के आसपास ना मंडरा रहे हैं। उन्हें डैलिन ना चुपता रहता है। और अब डैलिन को इस तरह देखकर कि उसके पीछे सभी ना लट्टू हो रहे हैं, उन्हें और ज्यादा गुस्सा आता है। डैलिन की पावर तो देखी थी, डैलिन को भी देखा था, लेकिन डैलिन का ऑरा उन्होंने आज देखा, जिससे उन्हें और ज्यादा तकलीफ और जलन होती है। वो लोग डैलिन की थोड़ी दूरी पर ही खड़े बात कर रहे थे। उनमें से एक शख्स फिर थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है ताकि डैलिन और जो काई है वो दोनों उसकी बातें सुने। वो शख्स कहता है, अरे इन लोगों के भी तो मजे ही है, पता नहीं कहाँ से आए हैं। भाई ने सड़क से उठा के लाया और इन्हें अपना बेटा बना लिया। हाँ, मुफ्त के कपड़े, मुफ्त का घर, मुफ्त का खाना पीना, खुद का तो कुछ है नहीं, खुद का तो इन्हें आता पता भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के भाई सगे हैं भी या फिर उस वक्त बस प्लानिंग की थी, एक जाएगा तो दूसरा भी उसके साथ साथ चलेगा। ये बात सुनते ही बाकी के जो डॉन है वो धीरे धीरे हंसते हैं। काई जैसे ही ये बात सुनता है तो उसका ना खून खौल उठता है। उनकी बात सुनते ही काई जो है वो गुस्से से ना सोफे से उठ ही रहा होता है। तभी जो डैलिन है वो उसका हाथ पकड़कर उसे आराम से बैठने के लिए कहता है। काई जो है ना वो चुपचाप बैठ जाता है। जैसे ही वो लोग देखते हैं कि डैलिन ने काई को शांत कर दिया, तभी दूसरा वाला कहता है, तुम्हें पता है मैंने सुना है इनके घर में एक लड़की है। तो दूसरा वाला कहता है, लड़की? तो पहले वाला कहता है, हाँ लड़की, दिखने में काफी खूबसूरत है, दो भाइयों की एक ही बीवी है शायद, वो लड़की भी काफी चालाक है। जैसे ही काई ये सुनता है कि ये लोग अब जैन के बारे में बोल रहे हैं, काई जो है ना अब वो पूरी तरह से ना पागल हो जाता है। उसका जो गुस्सा है उसने लिमिट ना क्रॉस कर दी थी। डैलिन जो है उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे पता है कि जो काई है अब वो ना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। काई जो है वो गुस्से से उठता है और फिर उनके पास आता है। उसके बाद फिर वो उन लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, क्या कह रहे थे तुम लोग? हाँ, क्या जानते हो तुम? बोलो, मुझे भी सुनना है कि तुम लोगों को क्या क्या पता है। ये कहते हुए काई जो है वो पहले वाले शख्स का ना जबड़ा पकड़ लेता है। फिर वो उसे ना टाइट दबाता है। उस शख्स को काफी ज्यादा दर्द होता है। उसके हाथ से जो वाइन का गिलास था वो भी गिर जाता है। उसके साथ जितने भी लोग थे वो घबरा जाते हैं। तभी जो काई है वो उससे कहता है, बोलो मुझे क्या पता है तुम्हें, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? डैलिन जो है ना वो चुपचाप अपने सोफे पे बैठकर बस ये तमाशा देख रहा था। मैनेजर घबरा कर डैलिन की तरफ देखता है ताकि वो काई को संभाले, लेकिन डैलिन जो है वो चुपचाप बस बैठा हुआ था। उसके बाद जो काई है वो उसे अपने चेहरे के नजदीक लाता है और उसका जबड़ा और ज्यादा टाइट करता है। उस शख्स को ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद काई अपने सर से उसके सर पे जोर से ना वार करता है। उस शख्स की जो नाक होती है ना उसको ना चोट लग जाती है। उसकी नाक से ना खून आ जाता है। ये देखकर जो बाकी के लोग थे वो लोग शॉक में आ जाते हैं। उस शख्स की बीवी भी भागते हुए उसके पास आती है। तभी काई दूसरे वाले शख्स के पास जाता है। पास में जो शैंपेन की बोतल थी वो उसे उठाकर उसके सर पे मार देता है। उसके बाद फिर नॉन स्टॉप ना वो उसके मुंह पे पंचेस मारता है। जैसे उस शख्स के सर पे बोतल लगती है ना तो उसके सर से खून आता है तो वो फ्लोर पे ना गिर जाता है। तो जो काई है फिर वो उसके पास जाता है, उसके मुंह पर ना नॉन स्टॉप ना वो पंचेस मारता है और पंचेस मारते हुए वो उसे चिल्ला कर कहता है कि तुम क्या कह रहे थे जैन के बारे में? हाँ, मुझे दोबारा बोलो, तुमने जैन के बारे में क्या कहा? वो नॉन स्टॉप उसे ना पंचेस मार रहा था। वो शख्स बेहोश हो जाता है, लेकिन जो काई है वो उसको मारते ही जा रहा था। फिर जो डैलिन है वो उठ जाता है। उसके बाद फिर डैलिन बड़े आराम से काई के पास आता है। हालांकि काई तब तक उसको ना जानवर की तरह पीट रहा था। फिर वो काई के पास आकर काई से कहता है, काई रुक जाओ। डैलिन की आवाज सुनते ही ना काई रुक जाता है। काई के हाथ से भी खून आ रहा था। काई जो है वो गुस्से से ना हल्का सा शिवर सा कर रहा था। डैलिन फिर अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, मैं बस एक बार माफ करता हूँ, दूसरी बार
माफ़ी मांगने का मैं मौका नहीं देता। इस बार मैं तुम लोगों को माफ़ कर रहा हूँ। अगली बार किसी ने मेरे परिवार के बारे में कुछ भी कहा तो उसका परिवार नहीं रहेगा। ये कहने के बाद डैलन जो है वो वहाँ से चला जाता है और काई भी उसके पीछे पीछे जाता है। जब डैलन जा रहा होता है तभी पीछे से ना एक डॉन गुस्से में डैलन से कहता है, डैलन, खुद को तुम बादशाह मत समझो, तुम्हें बाई ने अपनी जगह पे रखा है। तुम क्या जानते हो हमारे बारे में? क्या तुम्हें पता हमारी पावर क्या है? तभी डैलन ना पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है कि ये शख्स कौन है। जैसे ही वो शख्स को देखता है तो उसको याद आता है कि फ्यूनरल के दिन भी यही शख्स सबसे ज़्यादा बोल रहा था। तो डैलन चुपचाप उसकी तरफ देखता है। फिर जो वो शख्स है वो डैलन से कहता है, अगर मैं चाहूँ ना तुम्हारे घर में एक भी शख्स नहीं रहेगा। तो जो डैलन है वो उससे कहता है, अच्छा, अगर मैं चाहूँ जितने भी यहाँ पर है उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। तुम में अगर हिम्मत है तो एक कदम बढ़ा कर दिखाओ, दोबारा तुम कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहोगी। ये कहने के बाद जो डैलन है वो बिल्कुल एटीट्यूड के साथ वहाँ से चला जाता है। सभी जो लोग थे वो लोग शॉक में आ गए थे। कुछ लोग डैलन के सपोर्ट में थे और कुछ ही लोग थे जो भाई के ना दुश्मन थे, उन्हीं को डैलन से तकलीफ थी और अब उन लोगों को डैलन से और ज़्यादा ना तकलीफ होने लगी। जो शख्स अभी चिल्ला रहा था फिर वो धीरे धीरे कहता है, ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें बताता हूँ ताकत किसे कहते हैं, 2 कौड़ी के। ये कहने के बाद वो शख्स ना वाइन की गिलास जोर से ना फ्लोर पे फेंक देता है। जैसे ही डैलन और काई घर आते हैं उस वक्त डिनर का टाइम था। जैन और नैनी को लगा था कि वो लोग देर रात तक पार्टी करेंगे, इसलिए वो लोग डिनर करते हैं। लेकिन डैलन और काई इतनी जल्दी आएंगे उन्होंने सोचा नहीं था। उन लोगों को आते हुए देखा जो नैनी है वो डैलन और काई से कहती है, अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था तुम लोग देर रात तक पार्टी करोगे। नैनी जो है वो बोल रही थी तब उसकी नज़र काय के हाथ पे पड़ती है। काय का हाथ जख्मी हो गया था। तभी जो नैनी है वो भागते हुए काय के पास आती है और काय से कहती है, काय बेटा ये कैसे हो गया? तुम लोग तो पार्टी पे गए थे। तभी जो काय है वो उसे कहता है, दाई माँ ज़्यादा नहीं लगी है, बस थोड़ी सी चोट है। जैन जो है वो इतनी देर में जल्दी से ना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। फिर उसके बाद नैनी काय को ना सोफे पे बिठाती है और सोफे की दूसरी साइड में डैलन बैठता है। जैन जो है वो काय को ना मेडिसिन लगा रही होती है। तभी जो जैन है वो डैलन की तरफ देखकर उसे कहती है, तुम लोग तो पार्टी पे गए थे तो ये चोट कैसे लगी? डैलन जो है वो जवाब में जैन से कहता है, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तू मैं हो गई। तो जो जैन है वो काय की तरफ देखकर उससे कहती है, थोड़ी सी तू मैं में चोट लगती है क्या? मैंने तो आज तक नहीं सुना, मैं भी तो लड़ती हूँ तो मुझे तो चोट नहीं लगती। तभी काय उसे कहता है, अरे तुम में और मुझ में फ़र्क है, तुम मुँह से तू मैं करती हो और मैं हाथों से, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत चोट लग गई है। और तुम डरो मत जैन, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और वैसे भी हाथ में चोट लगी है, चेहरे पे नहीं। अभी भी मैं इतना ही हैंडसम हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैन जो है वो अपनी आंखों को रोल करती है। फिर वो गुस्से से ना डैलन की तरफ देखकर उसे कहती है, डैलन तुम कहाँ थे जब काय को चोट लगी? डैलन जो है वो उसे कहता है, अरे मैं वहीं पर था जब काय पीट। ये कहते ही डैलन रुक जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अगर वो उसे कहेगा कि जो काय है वो किसी को पीट रहा था तो शायद जो जैन है शायद वो डर जाएगी। तो डैलन ना बात को पलटते हुए कहता है, मैं वहीं पर था, ये बस अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था तो इसका हाथ दीवार के साथ लग गया, इसलिए ये थोड़ी बहुत खरोच सी लगी है। तो जो नैनी है वो उसे कहती है, मैं समझ सकती हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि इसने किसी को पीटा है। तभी जो डैलन है वो नैनी से कहता है, दाई माँ आपको तो पता ही है हमारा काय कितना शरीफ है, ये तो किसी को पीटता भी नहीं है, इसे तो पीटना भी नहीं आता। दाई माँ जो है ना वो समझ जाती है कि उसने कुछ देर पहले क्या कहा, तो वो जैन की तरफ देखती है। फिर वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, इसको दीवार के साथ चोट लग गई है। काय तुम जाओ अपने कमरे में और आराम करो, कल सुबह बात करते हैं। काय जो है ना वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो दाई माँ है वो भी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि दाई माँ को पता था अगर वो कुछ और देर के लिए वहाँ रुकी तो दाई माँ के मुंह से कुछ और भी निकल जाएगा, इसलिए वो जल्दी ही वहाँ से निकल जाती है। फिर जो डैलन है वो जैन से कहता है, जैन मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब सोने के लिए जाना चाहिए। तो जैन जो है वो हाँ में नॉट करती है। उसके बाद फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहाँ से चली जाती है। डैलन जो है ना वो चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था। उसे पार्टी की हर एक बात याद आती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसको आज पार्टी में क्या क्या सुनना पड़ा। काफ़ी देर तक डैलन जो है वो वहीं पर बैठा रहा। अगली सुबह जैसे ही सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी जो डैलन है वो जैन से कहता है, जैन तुम्हें याद होगा कि मैंने हमारी शादी पोस्टपोन कर दी। जैन जो है वो चुपचाप ना हाँ में नॉट करती है।
तभी जो डैलिन है वो जैन से कहता है, जैन मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिनों तक पोस्टपोन करना अब ठीक नहीं रहेगा। ये बात सुनते ही जैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जैन के चेहरे का एक्सप्रेशन देखते ही डैलिन समझ जाता है, लेकिन डैलिन के पास कोई भी रास्ता नहीं था। नैनी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, तो वो उन दोनों से कहती है, अच्छा तो है, तुम दोनों अब शादी कर लो, इसी बहाने मेरी सारी जिम्मेदारियाँ ना ख़त्म हो जाएगी। नैनी बोल रही थी, डैलिन जो है ना वो बस जैन की तरफ देख रहा था, और जैन जो है जिसकी आंखों में आंसू भर गए थे वो डैलिन की तरफ देख रही थी। फिर जैन चुपचाप ना अपने रूम में चली जाती है। वो डैलिन को कुछ नहीं कहती। रूम के अंदर जाने के बाद जैन जो है वो सीधे बेड के ऊपर लेट जाती है। जैन की आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन उसकी निगाहों में बस ईबो का ही चेहरा आ रहा था। तभी अचानक से जैन के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और डैलिन अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो डैलिन है वो जैन के बेड के ऊपर बैठता है, बिल्कुल जैन के बगल में। जैसे ही जैन देखती है कि उसके बगल में कोई बैठ गया तो जैन जो है वो अपने आंसू पोंछती है और उठ कर ना बैठ जाती है। जैन ने अपनी नज़रें ना झुकाई हुई थी। तभी जो डैलिन है वो जैन से कहता है, जैन मेरी तरफ देखो। जैन जो है वो धीरे धीरे नज़रें उठाकर डैलिन की तरफ देखती है। जैसे ही डैलिन जैन की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि जैन जो है वो रो रही थी। डैलिन अभी कुछ कहता उससे पहले ही जैन जो है वो डैलिन से कहती है, डैलिन, वो ये कहते ही जो जैन है वो रुक जाती है। डैलिन बस चुपचाप उसका चेहरा देख रहा था। तभी डैलिन उसे कहता है, हाँ बोलो जैन, तुम्हें कुछ चाहिए? तो जो जैन है वो उसे कहती है, वो ये इतना बोलते ही जैन जो है ना वो दोबारा रुक जाती है। डैलिन जो है वो समझ जाता है कि ये मुझसे क्या कहना चाह रही है। जैन उससे कहना चाह रही थी कि उसे ना ईबो को देखना है, जो कि डैलिन समझ गया था, लेकिन जैन जो है ना वो ईबो का नाम पूरा नहीं लेती। तभी जो डैलिन है वो जैन से कहता है, जैन तुम घबराओ मत, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम हमेशा खुश रहोगी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जैन, अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। क्या तुम्हें अपने दोस्त पे ज़रा सा भी भरोसा नहीं है जैन? जैन जो है ना वो आंखों में आंसू भरे हुए ना डैलिन की तरफ देख रही थी। उसके बाद जो डैलिन है वो जैन के सर पे हाथ रखता है और उससे कहता है, जैन फिक्र मत करो, तुम अपने घर में हो और सेफ हो। ये कहने के बाद डैलिन जो है वो वहाँ से चला जाता है। जैन जो है वो चुपचाप वहीं पर बैठी हुई थी और डैलिन की तरफ ही देख रही थी। जैसे ही डैलिन वहाँ से जाता है तो जैन की आंखों से आंसू आते हैं और उसके मुंह से हीबो का नाम निकलता है। दूसरी तरफ जिस शख्स ने पहाड़ी में डैलिन के साथ लड़ाई की, उसके साथ बहस की और उसे मज़ा चखाने की बात की, वो शख्स जो है ना वो किसी के साथ फ़ोन पे बात करता है। सामने वाला जो शख्स होता है वो एक शूटर होता है। तो ये वाला शख्स उसे कहता है कि उसे एक शख्स की जान लेनी है। जो शूटर है वो उसे डिमांड करता है, तो ये शख्स उसे कहता है, जितना भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरा काम कर दो। इसके बाद ये जो शख्स है, यानी कि ये जो डॉन है, वो उसे फ़ोटो भी सेंड करके देता है और उसे कहता है इसकी जान लो, और फिर उसके बाद फिर वो फ़ोन रख देता है। शादी के बारे में सुनते ही घर में ना चहल पहल से लग जाती है। उसके बाद जो नैनी है वो डैलिन से बात करती है और वो लोग डेट फिक्स कर देते हैं। 2 दिन के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग शादी बिल्कुल सिंपल रखेंगे और 2 दिन के बाद ही डैलिन और जैन की शादी होगी। जैन जो है वो कमरे में ही बैठी हुई थी। उसका नाम मन नहीं कर रहा था कि वो बाहर चली जाए। सारी तैयारियां नैनी खुद करती है। डैलिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम को लेकर बिजी था, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था जो कि उसने काय को भी नहीं बताया था। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं। डैलिन जो है वो अंडरग्राउंड वाले ऑफिस में है और वहाँ पर एक इंटेरोगेशन रूम में 2 लोगों को बांधा रखा हुआ है। जैसे ही डैलिन अंदर आता है, अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स ना खड़े थे जिनके हाथ में राइफल भी थी। रूम के अंदर जाने के बाद डैलिन जो है ना वो चुपचाप सीट के ऊपर बैठता है। सामने के जो 2 शख्स थे उन लोगों को ना चेयर के साथ बांधा गया था, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पीटा भी गया था। और वो 2 शख्स कोई और नहीं बल्कि वही पार्टी में जो 2 शख्स जो डैलिन को ताना मार रहे थे जैन को लेकर, और उनके ऑर्फनेज के बच्चे होने पर जो ताना मार रहे थे, वो वही 2 शख्स थे। डैलिन चुपचाप उनकी तरफ देखकर उनसे कहता है, अब बोलो तुम लोग क्या कह रहे थे? मैंने अच्छे से सुना नहीं। वो लोग जो है ना वो रोते हुए डैलिन से माफ़ी मांगते हैं। तो डैलिन जो है वो उनसे कहता है, जहाँ तक मुझे याद है तुम लोग माफ़ी नहीं बल्कि कुछ और कह रहे थे। क्या कह रहे थे तुम लोग? तभी वो जो शख्स है ना वो दोनों ज़ोर ज़ोर से रोते और डैलिन से दोबारा माफ़ी मांगते। तभी जो डैलिन है वो उससे कहता है, अरे तुम लोग रो नहीं रहे थे, तुम लोग हंस रहे थे और कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे?
वो लोग जो है ना वो बस चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते कि अब वो क्या करेंगे। तभी जो डैलिन है वो सीट से उठता है और उनसे कहता है, तुम दोनों क्या कह रहे थे, तुम कह क्यों नहीं रहे हो, मुझे सुनना है। लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कहते, वो बस घबराए हुए थे। तभी डैलिन ना गन निकालता है, उन दोनों को नॉन स्टॉप ना गोलियां मारता है और गोलियां मारते हुए उनसे कहता है, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो, अब क्या हो गया। ये कहते हुए जो डैलिन है वो नॉन स्टॉप ना गोलियां मारता है, जितनी भी गन के अंदर गोलियां थी। जैसे ही गोलियां खत्म हो जाती है, डैलिन गन को फेंक देता है। फिर वो उन दोनों के पास आता है, वो दोनों मर गए थे। उन लोगों के पास आने के बाद डैलिन उनसे कहता है, कुछ कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। डैलिन ना बिल्कुल साइको इंसान की तरह ही बात करता है। उसके बाद जो डैलिन है वो अपने आदमियों से कहता है, इन लोगों की जो लाशें हैं ना वो इनके घर भिजवा दो रेस्पेक्ट के साथ। और हाँ, डैलिन की तरफ से और उसके भाई की तरफ से इन लोगों के घर पे फ्लावर्स भी भिजवा देना। ये कहने के बाद डैलिन वहाँ से चला जाता है। शाम के वक्त जैसे ही डैलिन घर आता है, दाई माँ जो है वो उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर जो दाई माँ है वो डैलिन से कहती है, डैलिन मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, शादी की मैंने सारी तैयारी की, बस तुम्हें और जैन को अब अपने लिए वेडिंग सूट और वेडिंग गाउन खरीदना है। डैलिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, तो वो दाई माँ से कहता है, दाई माँ आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं है, आपको जो सही लगे आप वो करिएगा। ये कहने के बाद डैलिन जो है वो वहाँ से चला जाता है। डैलिन काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, उसको काफ़ी नींद भी आ रही थी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए दाई माँ जो है वो जैन से कहती है, जैन मैंने तुम्हारे और डैलिन के लिए ना वेडिंग सूट और गाउन सेलेक्ट किया है। हालांकि मैंने कल रात को डैलिन से भी कहा, लेकिन उसने कहा है कि जो मैं उसके लिए सिलेक्ट करूँगी वो वही पहनेगा। अब बचा तुम्हारा गाउन, वो तुम्हें खुद सिलेक्ट करना होगा। जैन जो है ना वो चुपचाप ना दाई माँ की तरफ देख रही थी। जैन की आंखें लाल थी, जैन की तबीयत भी अब ठीक नहीं लग रही थी। जो जैन पहले 3 लोगों का खाना खा रही थी, अब उसका मन भी नहीं कर रहा था कि वो ब्रेकफास्ट करे। डैलिन जो है वो चुपचाप ना जैन की तरफ देख रहा था। जैन की आंखें लाल क्यों हैं, डैलिन को यही भी पता था। डैलिन ये सब कुछ देखकर भी ना इग्नोर करने की कोशिश करता है। तभी जो डैलिन है वो दाई माँ से कहता है, दाई माँ फिक्र मत कीजिए, आप जो कुछ भी जैन के लिए सिलेक्ट करेंगी ना ये वही पहनेगी, आपकी चॉइस बुरी नहीं होती है ना जैन। जैन चुपचाप ना बस डैलिन की तरफ ही देख रही थी। ना जैन हाँ बोलती है ना वो बस डैलिन की तरफ ही देख रही थी। डैलिन जो है ना वो जैन की तरफ ही देख रहा था। उसके बाद डैलिन ना अपनी निगाहें झुकाता है, क्योंकि डैलिन जैन का दर्द देख रहा बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह शादी है, इसलिए घर को ना एक दिन पहले ही सजाना शुरू कर दिया था। घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दाई माँ जो है वो सभी सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि घर का एक भी कोना ना बिना फूलों के नहीं होना चाहिए। उसे कल तक सारा घर फूलों और डेकोरेशन से ना सजा हुआ देखना है, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। सभी लोग ना कामों में लग जाते हैं और जैन जो है वो चुपचाप अपने बेडरूम में ही बैठी थी। इन 2-3 दिनों से जब से डैलिन ने जैन को कहा कि वो लोग शादी करने वाले हैं, तब से ना जैन का मन भी नहीं कर रहा था कि वो ऑफिस जाए, इसलिए वो घर में ही बैठी हुई है। कुछ घंटों के बाद फिर जैन का वेडिंग गाउन भी आ जाता है। जो दाई माँ है वो जैन का गाउन लेकर जैन के रूम में आती है। जैन जो है ना वो बेड पे लेटी हुई थी। जैसे ही दाई माँ रूम के अंदर चली आती है तो जो जैन है वो जल्दी ही बेड पे बैठ जाती है। फिर जो दाई माँ है वो जैन को ना उसका वेडिंग गाउन दिखाती है। वेडिंग गाउन देखकर ना जैन ना बस शौक में उस वेडिंग गाउन को ही देख रही थी। जैन के जो अरमान थे कि वो हीबा से शादी करेगी और वो उस दिन वेडिंग गाउन पहनेगी, वो सारे अरमान एक एक करके ना बिखर रहे थे और जैन ना कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी जो दाई माँ है वो जैन से कहती है, जैन इस गाउन को ले जाओ और इसे एक बार ट्राई करो। जैन जो है ना वो दाई माँ से कहती है, दाई माँ ये फिट होगा। तभी जो दाई माँ है वो उसे कहती है, नहीं पहले एक बार ट्राई करो, मुझे देखना है तुम कैसे लगोगी। तो जो जैन है वो दाई माँ को ज़्यादा फोर्स नहीं करती, तो वो चुपचाप ना वो गाउन लेकर ना चली जाती है। कुछ देर के बाद जो जैन है वो गाउन पहन कर आती है। तो जैसे ही जैन गाउन पहन कर आती है तो दाई माँ को ना यकीन नहीं हो रहा था, वो उसको बस देखे जा रही थी। फिर वो जैन से कहती है, जैन इस गाउन में ना तुम बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। ये कहने के बाद दाई माँ ना जैन को गले लगाती है। जैन जैसे ही आईने में खुद को देखती है तो जैन की आंखों से आंसू बहते, तो वो जल्दी ना आंसू पोंछती है ताकि दाई माँ उसे ना देख ले। उसके बाद जैन दोबारा चेंज करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिस शूटर के साथ डॉन बात कर रहा था, वो शूटर ना एक खाली बिल्डिंग में किसी का इंतजार कर रहा है। तभी ना एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से ना जो डॉन है उसका मैनेजर आता है। मैनेजर सीधे ना शूटर के पास जाता है और उसे ना एक एनवलप देता है। उस एनवलप के अंदर टिकट थी और फोटोग्राफ था।
उसके बाद मैनेजर शूटर से कहता है, ये रहा उस शख्स का फोटोग्राफ, ये रही तुम्हारी टिकट। शूट करने के बाद जल्दी वहां से निकल जाना। एयरपोर्ट पे हमारे आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारे लिए इस शहर में फिर जगह नहीं रहेगी, इसलिए तुम जल्द से जल्द चले जाना। रही बात पैसों की, वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वो जो शूटर है ना, वो चुपचाप ना हाँ में नोट करता है। शाम को डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं। जैसे ही सभी लोग अपने कमरे में जाते हैं, तभी जो जैन है ना, कुछ देर के बाद डैलिन से मिलने के लिए उसके कमरे में आती है। जैसे ही जैन डैलिन के कमरे का दरवाज़ा नॉक करती है, कुछ देर के बाद डैलिन जो है वो दरवाज़ा खोलता है तो वो अपने सामने जैन को देखता है। फिर जो डैलिन है वो जैन से कहता है, जैन तुम यहाँ पर वो इस वक्त? तभी जो जैन है वो से कहती है, हाँ वो एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी थी। ये बात सुनने के बाद जो डैलिन है वो उसे कमरे के अंदर बुलाता है, तो जो जैन है वो चुपचाप ना अंदर चली आती है। आज ये पहली बार नहीं हुआ था, जैन ने बहुत बार कोशिश की। वो बार बार डैलिन के पास आती है उससे बात करने के लिए, लेकिन आधी अधूरी बात ही करके वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही जैन अंदर आती है तो जो डैलिन है वो फिर जैन से कहता है, अच्छा जैन अब बताओ क्या बात है? तो जो जैन है ना वो डैलिन की तरफ देखकर उससे कहती है, वो मुझे तुमसे कहना था कि कल हमारी शादी होने वाली है। तभी जो डैलिन है वो उसे कहता है, हाँ। तो जो जैन है फिर वो उसे कहती है, वो मुझे कहना था कि वो एक बार ये कहते ही ना जैन दोबारा रुक जाती है। डैलिन समझ जाता है कि जैन बार बार उससे क्या कहना चाह रही है, क्यों जैन उसके पास बार बार आकर उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन आधी अधूरी बात कह के ही चली जाती है। और इस बार भी जैन क्या कह रही है डैलिन समझ गया था, लेकिन फिर भी ना डैलिन चुपचाप ना उसी की तरफ देखता है। डैलिन को पता है कि जैन जो है वो अपने आप से भी कहीं ज़्यादा प्यार ही वो उसे करती है, लेकिन डैलिन खुद मजबूर है। तभी जो डैलिन है वो उसे कहता है, जैन बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो जो जैन है वो उसे कहती है, एक बार वो बस एक बार ये कहते ही जो जैन है ना उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। तभी जो डैलिन है वो उसके आंसुओं को पोंछता है और उसे कहता है, बोलो मुझे तुम क्या कहना चाहती हो। तो जो जैन है ना वो ना में नोट करती है, उसकी आंखें ना बड़ी हो जाती हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। वो अपने लोअर लिप को अपने दांतों से ना दबाकर वहां से चुपचाप चली जाती है। जब जैन वहां से जा रही होती है, डैलिन बस चुपचाप ना उसको जाते हुए देखता है। जैन भागते हुए अपने कमरे में जाती है और अपना कमरा अंदर से बंद करती है। फिर वो भागते हुए बेड के ऊपर लेट जाती है और जोर जोर से ना रोती है। रोते समय वो अपना हाथ अपने मुंह पे रखती है ताकि उसके रोने की आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए। लेकिन जो डैलिन है ना वो उसके कमरे के बाहर खड़ा रहकर जैन के रोने की ना वो सिसकियां सुन रहा था। अगली सुबह सब लोग तैयार थे, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज डैलिन और जैन की शादी है। चर्च से फादर को भी बुलाया गया है। सभी सर्वेंट्स ना फूल लेकर तैयार हैं। जैसे ही डैलिन आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जो सूट डैलिन के लिए दाइमा ने सेलेक्ट किया था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर और काफ़ी अच्छा था। डैलिन ना उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। कुछ देर के बाद जैन को भी बुलाया जाता है। शहर के सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया और जो गाउन जैन ने पहना था वो बहुत ही एक्सपेंसिव गाउन था। जैसे ही जैन आती है सभी जैन की तरफ देख रहे थे। सभी ना जैन को एडमायर कर रहे थे कि कितनी खूबसूरत है। जैन ने अपनी निगाहें झुकाई हुई थी। जैन की आंखों में आंसू भरे हुए थे। जैन चुपचाप ना चलते हुए आ रही थी। तभी जो डैनियल है वो जैन को अपना हाथ देता है। जैन चुपचाप ना अपना हाथ बढ़ाती है। उसके बाद फिर वो दोनों फादर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही फादर उन दोनों का कंसेंट ले रहा होता है, जैसे ही वो जैन से पूछता है क्या वो एक्सेप्ट करती है कि वो डैलिन की बीवी है। जैन चुपचाप वहीं पर खड़ी थी। जैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो फादर न दोबारा पूछते, जैन कोई जवाब नहीं देती। डैलिन न बस चुपचाप जैन की तरफ ही देख रहा था। इतनी देर में शूटर जो है ना वो भी आ गया था। वो पेड़ के एक चोटी पे आ गया था क्योंकि डैलिन की घर की जो दीवार है वह काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, इसलिए वो पेड़ की ना चोटी पर आ गया था। वो वहीं से अपना निशाना लगाने वाला था। उसका निशाना काफ़ी दूर से भी लगता है, इसलिए उसने वही जगह चुनी और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। जैन चुपचाप निगाहें झुकाए हुए खड़ी थी।
तभी जो डैलिन है वो जैन से कहता है, जैन जवाब दो। जैन जो है ना वो आंखें उठाकर डैलिन की तरफ देखती है और बहुत फूट फूट कर रोती है। और रोते हुए ना अपनी घुटनों पे बैठ जाती है। फिर वो डैलिन के जूतों के ऊपर अपना हाथ रखती है और अपना सर रखती है और डैलिन से माफ़ी मांगती है और डैलिन से कहती है कि वो डैलिन से शादी नहीं कर सकती है, वो ऑलरेडी किसी और की हो गई है। माना कि ईबो ने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसने अभी तक ईबो को बुलाया नहीं है और न ही वो कभी ईबो को बुला सकती है। जैन उससे कहती है, मैं मानती हूँ डैलिन, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन मैं ईबो की जगह किसी और को नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि ईबो ने मेरी ज़िंदगी में मेरी रूह के ऊपर कब्जा कर लिया है और उसकी जगह अब कोई नहीं ले सकता। डैलिन जो है ना वो चुपचाप जैन की बातें सुन रहा था। काय जो है वो वहीं पर ना जैन को इस तरह रोते हुए देख रहा था। काय से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। डैलिन बस यही सुनना चाह रहा था, लेकिन डैलिन को पहले से ही पता था। जैन की बातें सुनने के बाद डैलिन जो है वो जैन के कंधों को टच करता, उसको उठाता है। फिर वो जैन से कहता है, जैन मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं महसूस कर सकता हूँ। जैन मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। तुमसे मिलने से पहले इतनी देर में जो काय है वो जैन के पास आता है और जैन से कहता है, जैन मेरी तरफ देखो, तुम घबराओ मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम रो मत। अभी काय ने बस इतना ही कहा, तभी अचानक से गोली काय के सर में आके लगती है। गोली जैसी ही लगती है ना तो काय का जो खून है वो जैन के चेहरे पे आकर गिर जाता है और जो काय है वो वहीं पर फ्लोर पर गिर जाता है। जैसे ही जैन के चेहरे पर खून आता है और वो काय को इस तरह गिरता हुआ देखती है, फ्लोर पर ना चारों ओर खून फैल जाता है। जैन जो है ना ये नज़ारा देखकर जैन को ना चक्कर आ जाता है, वो ऑन स्पॉट वहीं पर बेहोश हो जाती है।